ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर असल में है क्या, और क्या इंडिया के अंदर यहाँ पर एफआरएम्स को जॉब दी जाती है? आइए इस वीडियो के अंदर पता करते हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। किसी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए रिस्क को पहचानना बहुत ज़रूरी है, अब वो बिजनेस इंडिया में हो या फॉरेन में। डोंट यू थिंक सो? रिसेंटली यूएस के सिलिकॉन वैली बैंक का बैंकरप्ट होने का मेन कारण था उनके यहाँ रिस्क कमेटी का ना होना, और इसकी वजह से इंडिया के काफ़ी सारे बिजनेसेस भी इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने इंडिया के अंदर काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी कर रखा था, और इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी स्टार्टअप्स के अनयूज फंड्स भी इसी बैंक के अंदर पड़े हुए थे। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की यानी कि एफआरएम की नॉलेज ऐसे ही रिस्क को आइडेंटिफाई करने और ऐसे कदम उठाने में मदद करती है ताकि इन रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड किया जा सके। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, ये जो कोर्स है इसका फील्ड ऑफ वर्क असल में रिस्क मैनेजमेंट है, यानी कि तरह तरह के रिस्क जो एक बिजनेस फेस करता है उन्हें आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना कि ये रिस्क अगर रियलिटी में कन्वर्ट हो गए तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या होगा, और ऐसे कदम उठाना जिससे या तो इन रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड किया जा सके, या तो इन रिस्क की इंश्योरेंस ली जा सके, या फिर ऐसे रिस्क का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर कम से कम किया जा सके। आइए बात करते हैं कि इस कोर्स के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास 12 आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप इस कोर्स को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो हैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही इस कोर्स को परस्यू करें, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएट नहीं हैं तो एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल जो कि बहुत जिम्मेदारी वाली प्रोफाइल होती है, वहाँ पर ग्रेजुएशन के बिना किसी को हायर नहीं किया जाता, ये पक्की बात है। चलिए जी, फटाफट से मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसके बाद कोर्स का एक ओवरव्यू दूंगा और फिर खर्चे और सैलरी वगैरह की बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को अभी तक पता होगा, नहीं पता है तो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम करने का, और ये एक लीगल कंपल्शन होती है हर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कि उन्हें एक सर्टेन रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है, ताकि अगर उनके क्लाइंट्स उनसे पैसे मांगे तो देने के लिए उनके पास वो पैसे हों। ये कैलकुलेशन इतनी ज़रूरी होती है कि इसे रोज़ करने की ज़रूरत होती है, और ये कैलकुलेशन रोज़ करने का काम दैट्स राइट योर्स ट्रूली का था। मगर मेरा ये कैलकुलेशन कि बैंक को कितना रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये डिपेंडेंट होता था रिस्क के फिगर्स पे, और रिस्क के फिगर्स आते थे रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट में। अब ये डिपार्टमेंट के अंदर CFAs, एक्चुअरीज एंड दैट्स राइट FRM तीनों मिल करके काम करते थे, और हमें रिस्क के फिगर्स प्रोवाइड करा करते थे, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करा करते थे कि कितने रिजर्व्स की ज़रूरत है एक इन्वेस्टमेंट बैंक को। नाउ ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। अभी 2024 में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये रूल्स और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और इसको मॉनिटर करने के लिए, रिस्क को मॉनिटर करने के लिए FRM की रिक्वायरमेंट कहीं गुना बढ़ चुकी है। इन शॉर्ट, स्कोप भी FRM का विद इन इंडिया एंड अब्रॉड तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चलिए जी, फटाफट से मैं आपको दे देता हूँ कोर्स का ओवरव्यू, फिर कॉस्ट सैलरी की बात करते हैं। देखें, ऐसा है, यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। हर एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 4 घंटे का होता है। 2 एग्ज़ाम को पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाम दिया गया है। पार्ट 1 के अंदर आपको 100 MCQs आते हैं, और पार्ट 2 के अंदर 80 MCQs आते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ MCQ कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 के अंदर आपको बेसिक्स की नॉलेज है कि नहीं ये चेक किया जाता है, और पार्ट 2 के अंदर एप्लीकेशन चेक किया जाता है, जहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिनके अंदर आपको कई बार कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है टू अराइव एट द करेक्ट आंसर। इस कोर्स को कंप्लीट करने में कुल 8 से 10 महीने का समय लगता है। चलिए जी, आप जब वीडियो देख रहे हैं 2024 है, और 2024 के अंदर कोर्स में कुछ बदलाव लाए गए हैं, तो उन बदलाव को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो 2023 की हैं, तो सबसे ज़्यादा अपडेटेड वीडियो आपको यही मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी की। अब एग्ज़ाम जो हैं साल में 3 बार होते हैं। पहले भी 3 बार हुआ करते थे, बट पहले ऐसा था कि पार्ट 1 का 3 बार हो रहा है तो पार्ट 2 का सिर्फ 2 ही बार हो रहा है, बट अब ऐसा नहीं है। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही साल में 3 बार एग्ज़ाम्स होता है, मई, अगस्त और नवंबर में। हाँ, एक बात पहले जैसी है कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे करके क्लियर करना होगा। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम यहाँ पर
दे सकते हैं। बट इसमें एक चेंज आया है। पहले ये होता था कि आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम डेट के ऊपर एक ही पार्ट दे सकते हैं और फिर अगले पार्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने मई में एग्ज़ाम दिया है तो फिर अब आप अगला एग्ज़ाम जो है अगस्त में ही दे सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब एक डेट नहीं होती, अब एग्ज़ाम विंडो होती है। यानी कि मई, अगस्त और नवंबर के अंदर मल्टीपल डेट्स होती हैं जिसके ऊपर आप अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और अब ये मुमकिन है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एक के बाद एक ही एग्ज़ाम विंडो के अंदर दिया जा सकता है, जिससे इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है बहुत कम हो गया है। इसलिए बाकी वीडियोस के अंदर जहां पर आपको 1 साल या उससे ज़्यादा का समय बताया जा रहा है एफआरएम को क्लियर करने के लिए, अब ये समय घट करके 8 से 10 महीने या इससे कम समय में भी एफआरएम को क्लियर किया जा सकता है। बट दोनों पार्ट्स को एक ही एग्ज़ाम विंडो देने का एक रिस्क है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्ज़ाम दोनों दे दिए और किसी भी कारण से आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ये रिस्क ज़रूर है। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, दोनों को सेम एग्ज़ाम विंडो में ना दें। यहाँ पर एग्ज़ाम्स जो हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, विच आई थिंक अगर MCQ पेपर फॉर्मेट है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स एक ब्लेसिंग की तरह आता है, क्योंकि आपको वो पेंसिल से सर्कल वगैरह शीट में नहीं बनाने पड़ते। यहाँ पर ओवरऑल सक्सेस रेट, मतलब कितने स्टूडेंट्स पास करते हैं, तो यहाँ पर 50% के आसपास का आपका रेट एवरेज देखने को मिल जाएगा। कई बार ज़्यादा भी आता है, कई बार कम भी आता है। एग्ज़ाम विंडो के 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, यानी कि 2 महीने से कम समय के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको कितने मार्क्स आए हैं ये नहीं बताया जाएगा, केवल ये बताया जाएगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। साथ ही साथ में एक डिटेल रिपोर्ट आती है जिसके अंदर एग्ज़ाम के अलग अलग सेक्शंस के अंदर आपने दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है ये आपको बताया जाएगा। यहाँ पर फाइनली डिग्री पाने के लिए आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब कंफ्यूज ना हो, ये आर्टिकलशिप नहीं है, ये प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए जी, तो अब कोर्स ओवरव्यू की बात हो गई, तो फटाफट कॉस्ट और सैलरी की बात भी कर लेते हैं। बट इससे पहले कि मैं उस बारे में बात करूँ, प्लीज़ अभी तक आपको ये वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रही है या पहले भी कुछ वीडियोज़ देख चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं कॉस्ट की, खर्चा कितना आएगा। देखिए यहाँ पर आपका तकरीबन 1.7 to 1.8 लाख के आसपास का खर्चा आता है। अब ये मैं कोचिंग फ़ीस और साथ साथ में गार्प जो इनका इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ीस भी मिला करके आपको कह रहा हूँ। नाउ अगर आप चाहते हैं कि कॉस्ट स्ट्रक्चर और स्टडी प्लान के ऊपर एफआरएम को लेकर के एक वीडियो में बना दूँ, पहले दूसरे कोर्सेज़ को लेकर भी हम ये वीडियो बना चुके हैं, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो, ताकि मैं बता दूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितना कितना खर्चा है और कब कब आपको उन्हें पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बना दूं तो कमेंट के अंदर लिख दें एफआरएम कॉस्ट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, सैलरी की बात करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं जी। देखिए ऐसा है, यहाँ पर ऑन एन एवरेज 5 लाख पर एनम के आसपास एज अ फ्रेशर आप कमाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ना ये एक लोअर साइड पे है, आई एडमिट, इससे ज़्यादा बहुत कॉमनली देखा गया है, बट मैं एक एवरेज पैकेज आपको 5 लाख पर एनम का यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ये पैकेज काफ़ी हायर हो सकता है अगर एज ए रिस्क मैनेजर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज या इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर काम करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक में तो मैं भी काम कर चुका हूँ और मैं वहाँ देख चुका हूँ कि एफआरएम की नॉलेज जिन्हें है उनका पैकेज काफ़ी हाई होता है। अगर आप जॉब्स पे, एफआरएम जॉब्स पे एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें एफआरएम जॉब्स इन इंडिया और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूँगा। बट जॉब्स की वीडियो में काफ़ी रिसर्च लगती है और मुझे कम से कम 50 कमेंट चाहिए होंगे तो ही मैं एफआरएम जॉब्स इन इंडिया के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए जी, तो फटाफट यहाँ पर हम टॉप एम्प्लॉयर्स जो इंडिया के अंदर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव बिग 4 ऑडिट फर्म्स, HSBC, क्रेडिट स्विस, JP मॉर्गन चेज, सिटी बैंक और कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एफआरएम को हायर करते हैं। स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गए या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट बहुत क्रूशल है और एक रिस्क मैनेजर डायरेक्टर लेवल तक की पोजीशन पर भी जा सकता है। ये बात एस्टैब्लिश है। चलिए जी, तो आते हैं फटाफट से फाइनल वर्डिक्ट पे और अपनी बात का निचोड़ निकालते हैं। देखिए ऐसा है कि भले ही आप इस कोर्स को 12th के बाद कर सकते हैं, मगर एम्प्लॉयर आपको ग्रेजुएशन तक बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसलिए ग्रेजुएट के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप जॉब के लिए यहाँ पर जा पाएंगे, क्योंकि कोर्स को कंप्लीट करने में 8 से 10 महीने का समय लगता है।
इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने ग्रेजुएशन के पहले या दूसरे साल में इसको परस्यू करें। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही इसको परस्यू करना बेटर होगा, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में परस्यू करते हैं तो जो आपने सीखा है FRM के अंदर वो आपको याद भी रहेगा। बट अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं मुझे तो कैट देना है या फिर मुझे CFA पढ़ना शुरू करना है, तो फिर आई वुड रेकमेंड कि सेकेंड ईयर के अंदर आप FRM को करके फ्री हो जाएं, या फिर थर्ड ईयर में CFA लेवल 1 के साथ FRM को भी प्रिपेयर कर लें साइमल्टेनियसली, अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो। एक बात मैं यहाँ पर और कहूँगा, आप FRM अगर स्टैंड अलोन करते हैं, यानी कि सिर्फ FRM और ग्रेजुएशन करके जॉब के लिए जा रहे हैं, तो भी जॉब आपको मिल सकती है। बट आपको बेटर जॉब और बेटर सैलरी के चांसेस हैं अगर आप बेस क्वालिफिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करके जाएं। यानी कि आप अगर FRM के साथ CFA कर लेते हैं, MBA फाइनेंस कर लेते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है, एंड देन आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड एट अ गुड पैकेज वो भी बढ़ जाते हैं। इवन जो लोग एक्चुअली परस्यू कर रहे हैं वो भी रिस्क डिपार्टमेंट में बैठते ही हैं, तो एक्चुअली के साथ साथ अगर आप FRM भी कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवन CMA USA को भी रिस्क की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप CMA USA करते हैं, अपने जॉब के लिए जाते हैं, और अगर आपको फील होता है कि ग्रो करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज अब आपको ज़रूरी है, तो फिर आप FRM के लिए भी जा सकते हैं। बट दोनों को साथ में करके जॉब ढूंढने ना जाएं। इनिशियली CMA USA वुड बी बेटर, एंड देन अगर आपका जॉब डिमांड करता है तो ही आप FRM के लिए जाएं। हाँ, बट ये बात तो तय है कि FRM और CFA और FRM और MBA फाइनेंस ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, बिकॉज FRM ऐसी चीज़ें कवर करता है जो CFA और MBA फाइनेंस के अंदर बिल्कुल भी कवर नहीं है। फिर भी मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोग हैं जो फाइनेंस को लेकर के इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि सर हम क्या करें, या फिर हमें डिफरेंस बता दें कि FRM और CFA के बीच में क्या अंतर है। अगर आप उसके लिए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें FRM वर्सेस CFA, और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं सोचते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या अंतर है दोनों के अंदर। सो वन वीडियो आई थिंक इज़ रिक्वायर्ड देयर। फाइनली मैं एक बात और बोलूँगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं FRM की। बिजनेस आप कहीं भी कर रहे हो, अगर पृथ्वी पे कर रहे हो तो रिस्क तो है, और रिस्क को असेस करने वाले प्रोफेशनल्स भी चाहिए, एंड देयरफॉर ग्लोबली FRM का रिस्पेक्ट है, और इसके वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होने की वजह से ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन जाता है जो किसी भी बड़ी कंपनी को ग्रो करने के लिए चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स को लेकर के आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ दैट्स राइट अगले वीडियो में।